आज हम बात करेंगे अमेरिका के एक डर की। जी हां, सुपर पावर अमेरिका के डर की, जो हर दूसरे दिन किसी न किसी देश को धौंस दिखाता रहता है, किसी न किसी देश के बड़े नेता को डराता रहता है। वो खुद डर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका का ये डर किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि अमेरिका में रह रहे मुस्लिमों से है। अमेरिका में जिस तेजी से इस्लाम का दायरा बढ़ रहा है, जिस तेजी से उनकी मौजूदगी अमेरिका के शहरों में दिखने लगी है, सड़कों पर, बाजार, मॉल में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, हर जगह बुर्का पहनी महिलाओं की बढ़ती तादाद हो या मुस्लिम टोपी, मुस्लिम पहनावे में घूमते मर्द हों, गली गली बनते मस्जिद हों, अब अमेरिका को डेमोग्राफी चेंज का मामला डरा रहा है। कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। दिक्कत, बढ़ती मुस्लिम आबादी के साथ उनकी कट्टर इस्लामिक सोच है, जो उनके पहनावे, उनके रहन सहन के तरीके, उनकी आचार व्यवहार में झलकती है, जिसे अमेरिकी कल्चर के लिए खतरा माना जाता है। अमेरिका खुले विचारों वाला देश रहा है। फैशन हो या लाइफस्टाइल, अमेरिका की ट्रेंड ने दुनिया को प्रभावित किया है। अब अगर तेज इस्लामीकरण की वजह से अमेरिका की इस पहचान पर संकट दिख रहा है, तो ये परेशान करने वाली बात है। एक बार फिर अपनी इसी परेशानी को अमेरिका के सांसद ब्रैंडन गिल ने सार्वजनिक तौर पर बयां किया है, और इसके बाद बवाल मचा है। अमेरिकी कल्चर के इस्लामीकरण पर जब भी ब्रैंडन गिल चिंता जाहिर करते हैं, तो मामला इस वजह से भी बड़ा हो जाता है कि ये तूल पकड़ जाता है, इसलिए भी क्योंकि ब्रैंडन गिल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस तरह से मुसलमानों का विरोध कर ब्रैंडन गिल डोनाल्ड ट्रंप के ही एजेंडे को आगे बढ़ा रहे होते हैं। ये एक अनुमान, और वजह यही है, एक बार फिर ब्रैंडन गिल ने अमेरिका में मुसलमानों की बढ़ती आबादी का मुद्दा उठाया। इसके बाद एक बार फिर अमेरिका में डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा गर्मा किया है। अमेरिकी कल्चर के इस्लामीकरण का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले ब्रैंडन का कहना है कि अमेरिका के शहरों में घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। मॉल में जाओ तो ऐसा लगता है जैसे डलास या टेक्सास नहीं, बल्कि इस्लामाबाद में घूम रहे हैं। यह ब्रैंडन का कहना है। ब्रैंडन कहते हैं, अमेरिका में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हम जिस इलाके में रहते हैं, वहां बड़ी तादाद में हमारी ही जमीनों पर मस्जिदें बनाई जा रही हैं। मेरे मतदाता इस बात से डरे हुए हैं। ऐसे में उन्हें मॉल भी नहीं जाना चाहिए, जो सेफ नहीं रह गया है। तो बड़े पैमाने पर मुसलमानों का निवास उस अमेरिका को नष्ट कर रहा है जिसे हम जानते हैं। ब्रैंडन ने इस्लामिक कल्चर के विस्तार को अमेरिकी कल्चर के लिए खतरा बताया है। Constituents talking about going to their local malls, and you look around and it feels like you're in Pakistan, not Dallas, Texas. That's a problem. And you're seeing our communities, our culture, the place that we know and love here being fundamentally transformed, and my constituents are concerned, and I'm concerned. Where did this come from? Islam is largely alien to American history. It certainly didn't come into the United States on the Mayflower. It's something that we deliberately imported as a matter of immigration policy into our country. And it's going to destroy us just like it's destroying Europe right now. अब आप सोचिए, अमेरिका के एक पावरफुल सांसद को डेमोग्राफी चेंज का डर सता रहा है। ट्रंप के करीबी सांसद कह रहे हैं अमेरिका के कई इलाके मिनी पाकिस्तान जैसे लगने लगे हैं। इतना ही नहीं, सांसद महोदय अपने लोगों को बढ़ती मुस्लिम आबादी से सावधान रहने को भी कह रहे हैं। वहां भी वही हो रहा है। जैसे ही मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर कोई चिंता जाहिर करता है, तो वहां रहने वाले मुसलमान उसके बयान को हेट स्पीच करार देते हैं, उसे हर जगह घेरने लग जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, सोशल मीडिया पर ब्रैंडन के बयान पर घमासान छिड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में मुस्लिम यूजर्स ब्रैंडन को भारत का नाम लेकर घेर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ब्रैंडन गिल की पत्नी डैनियल डिसूजा गिल भारतीय मूल की है। डैनियल प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी लेखक और ट्रंप समर्थक दिनेश डिसूजा की बेटी है। कई यूजर्स ने
गिल के पाकिस्तान वाले संदर्भ को उनकी पत्नी की भारतीय पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा और आरोप लगाया कि वो भारत पाकिस्तान की जो पुरानी ऐतिहासिक लड़ाई है उसका राजनीतिक बयानबाजी में इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने तो तंज कसते हुए यहां तक लिख दिया कि गिल नई दिल्ली में रहने के इतने आदी हो गए हैं कि पाकिस्तान से नफरत करना उनके स्वभाव का हिस्सा बन गया है। अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने ब्रैंडन गिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिसे जहां मौका मिल रहा है वो ब्रैंडन और उनकी पत्नी को निशाना बना रहा है। उनकी पत्नी डैनियल डिसूजा गिल का भारत कनेक्शन कट्टरपंथियों के लिए बड़ा हथियार बना हुआ है। वो गिल के इंडिया कनेक्शन को भी जमकर टारगेट कर रहे हैं। आपको बता दें, ब्रैंडन गिल टेक्सास के 26वें सांसद हैं। वर्ष 2024 में चुने जाने के बाद से ही वो अपने सख्त आव्रजन विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने शरिया फ्री अमेरिका जैसे अभियानों का समर्थन किया है और हाल ही में सोमालिया से आने वाले प्रवासियों पर 25 वर्षों तक प्रतिबंध लगाने से संबंधित एक विधेयक भी पेश किया था। गिल के ताजा बयान ने अमेरिका में आव्रजन, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता पर चल रही बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। जबकि ये पहली बार नहीं है जब ब्रैंडन गिल ने मुसलमानों को लेकर ऐसे सख्त तेवर दिखाए हैं, इस तरह से विवादित बयान दिया हो। सांसद ब्रैंडन गिल अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और ट्रंप के बेहद करीबी होने की वजह से मामला गर्माता रहता है। पिछले साल ही जून में जब न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव लड़ रहे जोहरान ममदानी का हाथ से चावल खाते हुए वीडियो सामने आया था तो ब्रैंडन ने उन्हें खूब ट्रोल किया था। ब्रैंडन ने कहा था, अमेरिका में सभ्य लोग ऐसे नहीं खाते, अपने देश वापस जाओ। इस वीडियो वॉर में भी ब्रैंडन की वाइफ को निशाना बनाया गया, लेकिन पत्नी ने पति का साथ दिया। डैनियल डिसूजा गिल ने कहा वो अमेरिका में पली बढ़ी हैं और हमेशा फोक का इस्तेमाल करती हैं। जब सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें उनकी भारतीय जड़ों से जोड़ा हुआ बताया, उन जड़ों की याद दिलाई, तो उन्होंने खुद को क्रिश्चियन मागा देशभक्त बताते हुए कहा उनके भारतीय ईसाई रिश्तेदार भी हाथ से खाना नहीं खाते। अमेरिका की राजनीति में ईसाई और मुसलमान वाला टकराव शुरू हो गया है, जो ट्रंप के कार्यकाल में ज्यादा तेज होता जा रहा है। ब्रैंडन इस टकराव का चेहरा बन गए हैं। मुस्लिम संगठन ब्रैंडन के बयानों की निंदा करते रहते हैं, इसे अमेरिकी मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला बताते हैं। लेकिन अमेरिका की एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जो इसकी गंभीरता को समझ रही है। अमेरिका में मुस्लिम आबादी के बढ़ने से जुड़े खतरे को लेकर वो चिंतित है। प्यू रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। 2007 में अमेरिकी मुस्लिम जनसंख्या 0.4% थी, जो 2014 में 0.9% हो गई और 2023-24 में ये 1.2% तक पहुंच गई। तो पिछले 16 से 17 साल में अमेरिका में मुस्लिम आबादी दोगुनी हो गई है। 2025 तक अमेरिका में 35 लाख मुस्लिम आबादी और इनमें से 5,80,000 लोग खुद को पाकिस्तानी मूल का बताते हैं। इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी के साथ इस्लाम अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह बनने जा रहा है। शायद यही वो वजह है जो ब्रैंडन जैसे लोगों को डरा रहा है। अमेरिका के लोगों पर डेमोग्राफी बदल जाने का डर हावी हो रहा है। तो ये जो स्थिति बनती नजर आ रही है प्रियंका, मतलब इस्लामीकरण को लेकर के बात धर्म को लेकर के नहीं है, लेकिन उनका जो कल्चर है, उनका जो उठना बैठना है, उनका जो तरीका है, जो अप्रोच है, हम कहते हैं ना, उस आपके व्यक्तित्व में ही बहुत कुछ समझ में आता है कि आप कैसे हैं। वो उनका व्यक्तित्व, इस्लामिक व्यक्तित्व जो है वो डरा रहा है सुपर पावर अमेरिका के लोगों को। हम सीधा कह सकते हैं कि अगर ब्रैंडन ने बात रखी है, अगर वो अमेरिकी सीनेट के सांसद हैं तो और उनके करीबी हैं, तो एक तरीके से ट्रंप को डर लग रहा है क्या, और वो इस बात को लेकर अब चिंतित हो रहे हैं क्या? बिल्कुल मनोज, देखिए अगर किसी देश का और अमेरिका जैसे देश का अगर सांसद इस तरह की बात कर रहे हैं तो वाकई वो बात बड़ी हो जाती है, वो चिंता बड़ी हो जाती है। और क्योंकि देखो डेमोग्राफी जो चेंज है वो एक छोटी मोटी बात नहीं है। वहां से क्या होता है, आपकी जो कल्चरल
चीज़ें हैं वो भी चेंज होने लगती हैं, जो वहाँ के निवासी हैं उनके अधिकारों को भी वहाँ पर जो होता है वो प्रभावित होने लगते हैं। तो ये जो डर है ये स्वाभाविक है, मुझे लगता है। बिल्कुल। अगली स्टोरी का रुख करते हैं प्रियंका। और आज हम आपसे सीधे सवाल पूछते हैं, क्या कोई ड्रामा, कोई म्यूजिक, कोई विदेशी कल्चर इतना असर डाल सकता है कि बच्चे अपनी असली जिंदगी से कट जाएं? क्या कोई फैंटेसी वर्ल्ड इतना ताकतवर हो सकता है कि बच्चे अपने नाम, अपनी पहचान और अपने भविष्य से दूरी बनाने लगे? गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की आत्महत्या ने पूरे देश को हिला दिया। जांच में सामने आया कि ये बच्चियां कोरियन ड्रामा, के-पॉप और कोरियन फैंटेसी की दुनिया में बहुत ज्यादा डूबी हुई थी। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, असली सवाल ये है कि भारत में कोरियन कल्चर इतनी गहराई से कैसे उतर गया। क्यों आज हमारे घरों, स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चे हेलो की जगह एनयंग हाइसू बोलते हैं? क्यों बीटीएस, ब्लैकपिंक और के ड्रामा के किरदार आज भारतीय बच्चों के रोल मॉडल बनते जा रहे हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या हम इसे सिर्फ ट्रेंड समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं या इसके असर को सच में समझने की कोशिश कर रहे हैं? सच्चाई यह है कि कोरियन कल्चर का बढ़ना कोई अचानक आया तूफान नहीं है। ये एक सोची समझी, धीरे धीरे मजबूत हुई सांस्कृतिक लहर है, जिसे हालियो यानी कोरियन वेव कहा जाता है। ये लहर इसलिए सफल हुई क्योंकि इसने भारतीय समाज की भावनात्मक जरूरतों को पहचाना। के ड्रामा की कहानियों के बीच परिवार है, रिश्ते हैं, माँ बाप की बात मानने का दबाव है, समाज की उम्मीदें हैं और अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ इंसान है। ये सब भारतीय दर्शकों को बहुत जाना पहचाना लगता है। वेस्टर्न शोज में जहां खुली बगावत और अलगाव दिखाया जाता है, वहीं कोरियन कहानियों में अंदर का संघर्ष दिखता है। किरदार चुप रहते हैं, सहते हैं, खुद से लड़ते हैं और कई बार समझौता करते हैं। और यही वजह है कि महामारी के दौरान जब लोग घरों में बंद थे, तब हिंदी डब्ड के ड्रामा पूरे परिवार के साथ देखा जाने लगा। बुजुर्गों को लगा कि इसमें कम हिंसा है, कम गाली गलौच है और भावनाएं ज्यादा हैं, और यहीं से कोरियन कल्चर ने भारतीय घरों के ड्राइंग रूम में अपनी जगह बना ली। लेकिन अब जरा दुखिए, कहानी का दूसरा हिस्सा ज्यादा गंभीर है। के ड्रामा और के पॉप ने एक ऐसी दुनिया दिखाई जो देखने में बहुत साफ, सुंदर और संतुलित लगती है। यहाँ प्यार बहुत शुद्ध है, रिश्ते बहुत सीधे हैं और हीरो लगभग परफेक्ट है। के ड्रामा का पुरुष रोता है, माफी मांगता है, खाना बनाता है, इमोशनल है और हर वक्त समझदार रहता है। और बॉलीवुड में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो हीरोज की पहचान दिखाई जाती है वो काफी अलग दिखाई जाती है, काफी स्ट्रॉन्ग उन्हें दिखाया जाता है। लेकिन के ड्रामा में इसे बिल्कुल अलग दिखाया जाता है। इसे सॉफ्ट मस्कुलिनिटी कहा जाता है। सुनने में ये अच्छा लगता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब बच्चे इसे असली दुनिया समझने लगते हैं, खासकर 12 से 17 साल की उम्र में, जब दिमाग और भावनाएं दोनों बन रही होती है। बच्चों को लगता है कि असली जिंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए। जब स्कूल का दबाव, एग्जाम, माँ बाप की डांट और रिश्तों की जटिलता सामने आती है, तो असली दुनिया उन्हें कठोर लगने लगती है और कोरियन फैंटेसी सुरक्षित लगने लगती है। और यहीं से शुरू होता है इमोशनल एस्केप। यही कोरियन कल्चर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहता, बल्कि बच्चों के लिए एक अलग ही दुनिया बन जाता है। आज कोरियन कल्चर सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है, ये अब रोजमर्रा की जिंदगी में घुस चुका है। खाने पीने से लेकर पहनावे तक इसका असर दिखता है। रेमेन, किमची अब सिर्फ फूड आइटम नहीं है, बल्कि पहचान बन चुके हैं। कॉलेजेस और स्कूल्स में ओवरसाइज कपड़े, कोरियन हेयर कट और ग्लास स्किन का क्रेज साफ दिखता है। सोशल मीडिया पर हजारों रील्स कोरियन स्किन पाने के नुस्खे बताते हैं। बच्चे कोरियन भाषा सीखना चाहते हैं ताकि उन्हें सबटाइटल्स की जरूरत न पड़े। कई सोशल प्लेटफॉर्म्स पर कोरियन सीखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गेमिंग भी इस लहर का हिस्सा बन चुका है। रोमांस बेस्ड मूवीज और कोरियन गेम्स बच्चों को घंटों मोबाइल से बांधे रखते हैं। और यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है कि बच्चे किरदारों से सिर्फ प्रेरणा नहीं ले रहे, बल्कि खुद को उन्हीं किरदारों में देखने लगे। यानी रोल मॉडल से आगे बढ़कर रोल रिप्लेस होने लगा है। के पॉप ने इस पूरी प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। के पॉप ग्रुप्स अपने फैंस से लगातार जुड़ते हैं। लाइव वीडियो, मैसेज, फैन मीट, सब कुछ इतना पर्सनल दिखाया गया है कि बच्चों को लगता है कि ये स्टार्स उनके अपने हैं। और यही वजह है कि कुछ बच्चे रात भर लाइव देखते हैं, पढ़ाई और नींद दोनों को नजरअंदाज करते हैं। और ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, एक इमोशनल अटैचमेंट बन जाता है। स्कूल और कॉलेजेस में बीटीएस और ब्लैकपिंक को लेकर बहस, झगड़े और पॉजिटिव बिहेवियर सामने आता है। कई बच्चे खुलकर कहते हैं कि उन्हें इंडियन कल्चर या इंडियन रिलेशनशिप से ज्यादा कोरियन दुनिया पसंद है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। और अब गाजियाबाद की घटना पर लौटते हैं। ये मामला सिर्फ एक दुखद खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। जब उन बच्चों से मोबाइल छीना गया तो उनके पास लौटने के लिए असली दुनिया बची ही नहीं थी। ये दिखाता है कि खतरा कंटेंट में नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा डूब जाने में है। जब बच्चा अपनी पहचान, अपनी खुशी और अपना भविष्य सिर्फ स्क्रीन के अंदर ढूंढने लगे तो खतरा पैदा होता है। और यही बात के पॉप सिंगर
और भी कहते हैं कि कोरियन कंटेंट एक फैंटेसी वर्ल्ड है, हकीकत नहीं है। समस्या तब होती है जब बच्चे उस फर्क को समझ ही नहीं पाते। अब यहाँ ये बात साफ करना जरूरी है कि यह खबर बताने का मकसद कोरियन कल्चर के खिलाफ होना नहीं है, बल्कि अंधी स्वीकृति के खिलाफ है। के ड्रामा, के पॉप या कोरियन गेम्स किसी की जान लेने की वजह नहीं है। असली वजह है अनियंत्रित स्क्रीन टाइम, माता पिता और बच्चों के बीच बातचीत की कमी और बच्चों का बढ़ता हुआ भावनात्मक अकेलापन। साउथ कोरिया में भी पेरेंट्स इसी समस्या से जूझ रहे हैं। वहाँ स्कूल्स में बच्चों को बताया जाता है कि फैंटेसी और रियल लाइफ में फर्क क्या है। वहाँ भी माता पिता बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर परेशान है। यानी ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या बन चुकी है। भारत में हमें इससे सबक लेना होगा। भारत में बैलेंस की जरूरत है। बच्चों से बात करनी चाहिए कि जो वो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है। अगर हम बच्चों से समय पर बात नहीं करेंगे तो कोई और संस्कृति, कोई और स्क्रीन उनके दिमाग में बात करेगी और तब सवाल सिर्फ कोरियन कल्चर का नहीं होगा, सवाल होगा परवरिश का, जागरूकता का और जिम्मेदारी का। क्योंकि संस्कृति तभी तक सुंदर होती है जब तक वो इंसान को जोड़ती है। जिस दिन वो इंसान को उसकी असली जिंदगी से काटने लगे, उस दिन हमें रुककर सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अपने बच्चों को किस तरह की हम चीजों में ढकेल रहे हैं, क्योंकि बच्चे आजकल उस पर एडिक्टेड होते जा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे। और आज की तीसरी स्टोरी का रुख कर लेते हैं। इसका विश्लेषण हम शुरू करने जा रहे हैं। पाकिस्तान जो कल तक भारत के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार कर रहा था, आज भारत के सामने झोली फैलाए खड़ा नजर आया, गिड़गिड़ाता नजर आया और आखिरकार ये माना कि हां, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं और अपनी हामी उसने आईसीसी की सख्ती के बाद दी। लेकिन यही पाकिस्तान, पहले बांग्लादेश का बहाना, फिर राजनीति की आड़ और खुद की बदहाली का रोना। पाकिस्तान की ये फितरत रही है और अब पाकिस्तान के क्रिकेटर भी खुले तौर पर ये मान रहे हैं कि अगर भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेला तो पाकिस्तान क्रिकेट भीख मांगने की हालत में पहुंच जाएगा। और अब तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक को अपने मंत्री को लेकर आईसीसी के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ गई कि साहब, हुजूर, माई बाप, एक मौका दे दीजिए, गलती हो गई, दिमाग को दीमक चाट गया था, अब होश ठिकाने आ गए। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच करवा दीजिए। सवाल यह है कि जो देश कल तक भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, आज वही देश भारत के नाम पर क्यों तड़पता नजर आया? क्या पाकिस्तान की राजनीति ने उसके क्रिकेट को तबाह कर दिया? क्या भारत के बिना पाकिस्तान क्रिकेट का अस्तित्व ही खत्म हो जाता? और क्या अब दुनिया ये भी समझ चुकी है कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं, मजबूरी बोल रही है जो उसने हामी भरी है बीसीसीआई और आईसीसी की सख्ती के सामने, घुटनों पर आ गया। आज हम इसी पाकिस्तान की दोहरी नीति का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपनी टीम के मैचों के वेन्यू बदलने की मांग की थी, याद होगा। हालांकि आईसीसी ने इस मांग को खारिज किया और बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप में शामिल कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश के समर्थन में भारत के खिलाफ कोलंबो में होने वाला ग्रुप मैच नहीं खेलने का ऐलान किया। इस विवाद पर श्रीलंका ने भी नाराजगी जताई थी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने कहा, अगर पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करता है तो इससे पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भारी नुकसान होगा। साथ ही श्रीलंका ने पाकिस्तान को उस दौर की भी याद दिलाई जब उसे अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार का सामना करना पड़ा और कैसे श्रीलंकाई टीम ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी में मदद की, ये सब याद दिलाया। तो वहीं आईसीसी ने साफ किया कि वर्ल्ड कप की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। आईसीसी ने बातचीत के दरवाजे खुले रखे थे, जबकि पाकिस्तान सरकार ने इस मुकाबले के लिए अपनी टीम को मैदान पर उतरने की परमिशन नहीं दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उस दौर में अकड़ दिखाते हुए कह दिया, मर जाएंगे लेकिन भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और इसके चलते विवाद और गहरा गया। आज आपको शहबाज की वो बात जरूर याद करनी चाहिए, सुननी चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि आज कैसे घुटनों के बल टिकते हुए उसने कहा कि हाँ, हम भारत के साथ क्रिकेट खेलेंगे। आप इसको सुनिए। वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह
तो सुना आपने इस बयान को, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड कप में खेलने के लिए भारत के खिलाफ मान चुका है और आईसीसी ने जो जो शर्तें रखी हैं उस एक एक शर्त को पाकिस्तान ने, पीसीबी ने, शहबाज शरीफ ने स्वीकार किया है। ये है असर आईसीसी का, ये है असर बीसीसीआई का। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को वार्निंग दी थी। कहा था अगर वो इस मैच का बॉयकॉट करेगा तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आईसीसी ने साफ किया था टूर्नामेंट में भागीदारी स्वीकार नहीं की जाएगी और किसी भी टीम को समझौते के तहत सभी मैच खेलने ही होंगे। आईसीसी ने चिताया था अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच से पीछे हटता है तो उसे भारी आर्थिक नुकसान और संभावित प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब आईसीसी की सख्ती के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पर आ चुका है और इस पूरे मुद्दे को सुलझाने के लिए इससे पहले लाहौर में आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के बीच अहम बैठक भी हुई थी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी इस बैठक में आमंत्रित किया था और आखिरकार आईसीसी की सख्ती के बाद अब पीसीबी की तरफ से बातचीत की टेबल पर आने के बाद मैच खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह आईसीसी की सख्ती का असर था। लेकिन अब भी पाकिस्तान ने भारत के साथ खेलने को लेकर जिस तरीके से रजामंदी दी है, उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी, लेकिन आईसीसी की सख्ती के सामने वो तमाम शर्तें दरकिनार और जो आईसीसी ने कहा उस वक्त शर्त पालन करते हुए हामी भरनी पड़ी है। लेकिन इस बात को लेकर के अभी भी पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा है और वो यहां तक कह रहे थे कि आखिर किस सोच के साथ आपने मना कर दिया था भारत के साथ मैच खेलने से। मीडिया का बायकॉट करेंगे, साथ शर्त का रखते हैं इंडिया हमारे साथ टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब तौबा आपके माइंडसेट के ऊपर, तौबा जो ये जो फॉर्मूला क्रिकेटर्स बैठे हैं टीवी के ऊपर बाद में कहते हैं हम मीडिया का बायकॉट करेंगे, शर्त क्या रखते हैं इंडिया हमारे साथ टेस्ट मैच खेले। अस्तगफिरुल्लाह जी, मतलब कैसे लोग आपने बिठाए हैं टीवी के ऊपर जो कहते हैं जी हम इंडिया का बायकॉट करेंगे, बाद में कहते हैं जी इंडिया हमारे साथ टेस्ट मैच खेले। इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि इंडिया की मोनोपोली तोड़ें, इंडिया ने जो कंट्रोल किया है उस कंट्रोल को तोड़ें और सियासत को खत्म करना मकसद है, पैसे को जुडिशियसली डिस्ट्रीब्यूट करना मकसद है। एक तो बांग्लादेश ने खुद भी कहा है कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए क्योंकि उसमें बांग्लादेश का भी नुकसान है अगर पाकिस्तान नहीं खेलता, बिकॉज ह्यूज सम्स ऑफ मनी आर इन्वॉल्व। तो तीन बड़े मुद्दे, बिल्कुल ज्वलंत मुद्दे, इसका विश्लेषण आपके सामने हमने रखा है। उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आए होंगे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:50 पर जुड़िए हमारे साथ और देखिए देश का। और हमारी आज की इन स्टोरीज पर अगर आपकी कोई भी राय है तो हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जुड़कर जरूर बताइएगा। साथ ही किसी खबर पर आप हमसे विश्लेषण चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। नमस्कार।